प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एबीटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञान विषय की चर्चा की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम विज्ञान विषय में जो उसका फर्स्ट टॉपिक है, जो भौतिक विज्ञान के नाम से आप जिसको जानते हैं, उसकी शुरुआत हम करेंगे और भौतिक विज्ञान में हम मापन नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जिसको आप फिजिक्स के नाम से जानते हैं, भौतिकी जिसको आप बोलते हैं फिजिक्स। तो ये जो फिजिक्स है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया। फिजिक्स आपका ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर अर्थात प्रकृति जिसको आप बोल सकते हैं। तो नेचर अर्थात प्रकृति जिसको आप बोलते हैं, हिंदी में आप बोलेंगे प्रकृति। तो एक ऐसा विज्ञान, भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आप प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो भी प्रकृति हमारे साथ सामंजस्य करती है, जो भी हमारा इंटरेक्शन है प्रकृति के साथ, वो सारी चीजें, जो भी फिनोमेना नेचर के अंदर घटित होते हैं, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले जो 19वीं शताब्दी से पहले वो एक ही विज्ञान था, दैट इज नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी के अंदर हम सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज को पढ़ते थे तो हम पूरा वो टोटल फिजिक्स के अंतर्गत ही आता। फिर उसके बाद किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ 19वीं शताब्दी के बाद, तो फिजिक्स और बायोलॉजी आपका बना, जड़ और जीव विज्ञान। और फिर इसके बाद तो आज भी भौतिक विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। अब जो भौतिकी है, फिजिक्स, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो साइंस ही प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मतलब ये हमारे द्वारा एक पैदा किया गया विज्ञान होता है, वो साइंस या फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जो हमने उत्पन्न किया है, हमने अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया है, वही है हमारा फिजिक्स। और फिजिक्स करता क्या है, हमारे और प्रकृति के बीच में, द्रव्य एवं अन्योन्य, उनके ऊर्जा के बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया है, उन सभी का संबंध नेचुरल फिनोमेना का जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स में जो ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई फ्यूसिस, जिसका अर्थ है नेचर, और इसमें हम प्रकृति से संबंधित सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला जो अर्थ है इस दुनिया में, वो मैटर, और दूसरी जो चीज है जिससे मिलकर के ये दुनिया बनी है, दैट इज रेडिएशन। दो ही चीजें इस दुनिया के अंदर हैं। तो यूनिवर्स के अंदर हमको दो चीजें पढ़नी होती हैं। यूनिवर्स के अंदर हमको दो चीजें पढ़नी होती हैं, दैट इज मैटर एंड रेडिएशन। ये दो चीजों से मिलकर के ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ, मैटर और रेडिएशन। इन दो चीजों से मिलकर के इस पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। अब इनके और इनके ये जो नेचर है, इनके आपस में जो रेडिएशन और मैटर के कुछ इंटरेक्शन होते हैं, उन्हीं चीजों का हम अध्ययन करते हैं भौतिकी के अंतर्गत। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाएगा, आप उसको फिजिक्स बोलेंगे। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो आपने अब तक ये जाना कि फिजिक्स क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स में हम जिन भी चीजों की बात करेंगे, उन सब के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है। मतलब फिजिक्स की चर्चा करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, क्वांटिटी की, मतलब राशि की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर में राशि क्या होती है। तो अब हम अपन स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसको आप मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आपके विज्ञान विषय का पार्ट रहने वाला है। और इसमें इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा, तब तक मैं इसको क्लियर करता हूं। तो आइए अब देखते हैं मेजरमेंट। चैप्टर का नाम मेजरमेंट यानी मापन।
तो मापन, अब मापन की जरूरत क्यों है आप देखिएगा तो जो फिजिक्स है वो एकदम एग्जैक्ट साइंस है, यथार्थ विज्ञान है, उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ती, मापने की। बिना माप के हम सब कुछ ये एग्जैक्ट किसी भी चीज की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि अगर आप किसी भी विषय अपने ज्ञान को अपने विषय के ज्ञान को संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी जो आपका ज्ञान है वो तुच्छ होगा उस विषय के लिए। तो सबसे पहले हमको इस मापन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज मानव आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है, और अगर यहाँ से 1 डिग्री का एंगल भी टेढ़ा होता है तो जो हमारा सैटेलाइट है वो अनचाही कक्षा में चला जाएगा, जिस कक्षा में हम चाह रहे हैं वहां पर नहीं जाएगा। आदमी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं बहुत सारी चीजें नाप करके ही होती हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन हम तौलते हैं कि कहीं वो कुपोषण का शिकार तो नहीं, या तो उसका वेट तो कम नहीं है। फिर इसके बाद कपड़ा उसके लिए सिलवाना है तो उसका भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो जब एक आदमी की सारी जिंदगी मेजरमेंट पर आधारित होती है तो जो विज्ञान है जो इस पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान देता है उसका भी मेजरमेंट करना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव आधारित प्रेक्षण को वरीयता बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो मापन है ये एक तुलनात्मक विधि होगी, मतलब हम किसी ना किसी चीज से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दिस इज ए कंपैरेटिव मेथड। आपके पेपर में सवाल आएगा कि मापन कौन सी प्रक्रिया है, तुलनात्मक है, विश्लेषणात्मक है या फिर क्या है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब होना चाहिए कि मापन जो है वो एक तुलनात्मक प्रक्रिया है, मतलब हम इसमें किसी ना किसी चीज से तुलना करेंगे। अब इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज की बात कर लेते हैं, वो है राशि, क्योंकि हम किसका मापन करेंगे, राशि का। तो राशि मतलब क्वांटिटी क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं। तो जो क्वांटिटी है, राशि क्वांटिटी वो होती है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसको हम नाप करके बता सकते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे, जिसका परिमाण होगा। तो जिसके पास परिमाण होगा उसे हम बोलेंगे राशि। तो सिंपल से वर्ड में आप कह सकते हैं जिसका परिमाण है उसी को हम राशि बोलेंगे, जिसका परिमाण नहीं है उसको हम क्वांटिटी नहीं बोल सकते। रीजन, अब जैसे मान लें आप ये कहें कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इसको हम नाप नहीं सकते हैं, तो ये कोई राशि नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे आप देखेंगे आईक्यू लेवल को हम किसमें व्यक्त करते हैं, संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वो भी राशि नहीं होती है। तो अब इसके बाद ये पहला मामला हुआ हमारे पास राशि मतलब क्वांटिटी, जिसका परिमाण होगा उसको हम राशि बोलेंगे। अब हम जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत वो होगी फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका क्या मतलब होगा। फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को दिखाते हैं या जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिनके पदों में भौतिकी के नियम को व्यक्त किया जाता है उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिक्स में हम जितनी भी राशियों का उपयोग करेंगे उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आई होप ये मामला क्लियर है। अब इसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कितने प्रकार की होंगी, इसके आधार पर हम ये इस निर्णय में पहुंचेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कैसी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको हमने 2 प्रकार में वर्गीकृत किया। पहला नंबर है वो है उत्पत्ति के आधार पर, जिस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है उस आधार पर हमने इनको बांटा है। और इसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है इनकी दिशा के आधार पर। तो 2 तरीके के आधार पर हमने इनको बांटा है फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज का जो वर्गीकरण है वो हमने 2 बेसिस पे किया है। पहला नंबर जो हमारा हो गया वो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा नंबर जो है वो दिशा के आधार पर। मतलब
डायरेक्शन और ये जहां से उत्पत्ति इनकी हुई है, उन दो चीजों के आधार पर हमने बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा है। तो अब ये देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, और फिर आगे हम देखेंगे कि जो दिशा होती है वो दिशा के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली चर्चा हम करने वाले हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। तो आइए देखते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर ये भौतिक राशियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो राशियां होती हैं ये तीन प्रकार की होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां, या तो पूरा पूरा लिख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हिंदी में आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों की हम चर्चा करने वाले। अब सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये थ्री टाइप्स की होती हैं। पहला नंबर आपका होगा जिनको आप बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और तीसरा जो आपका आएगा दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये तीन तरीके की राशियां किस आधार पे होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ उत्पत्ति या जो प्रोडक्शन है इनका उसके आधार पर ये राशियां तीन तरीके की होंगी आपकी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है मूल राशियां, फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब है पूरक राशियां, और डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब है व्युत्पन्न राशियां। तो ये जो राशियां हैं ये तीन प्रकार की होंगी आपकी, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किनको बोल सकते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये हुआ कि जिनको किसी और राशियों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इनको हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, मतलब ये आधारभूत राशियां हैं, इनको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते या फिर दूसरे की सहायता से हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये कहलाती हैं मूल राशियां। तो मतलब इनको हम बेस क्वांटिटीज बोलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया जो जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, या किन्हीं और राशियों की सहायता से इन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज। तो अगर आपसे कहा जाए फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उनको हम एक दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज भी दे सकते हैं, मतलब सभी राशियों का जो बेस है वो यही है और इन्हें हम किसी दूसरी क्वांटिटी की सहायता से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मींस व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज दैट कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिन्हें आप दूसरे राशियों की सहायता से नहीं व्यक्त कर पाएंगे आप उनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी राशियां हैं, अमेजिंग, हजारों लाखों राशियां आपको मिलेंगी, लेकिन दिस इज क्वालिटी ऑफ फिजिक्स की जो आप पढ़ते हैं हजारों लाखों राशियों को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 7 प्रकार की राशियों में डिवाइड कर दिया है और 2 सप्लीमेंट्री राशियां बना करके हजारों लाखों राशियों को
इसी 7 और 2 इन 9 राशियों के रूप में पूरी तरीके से आधारभूत बना दिया। अब आप सोच सकते हैं दिस इज द पावर ऑफ फिजिक्स कि हजारों लाखों राशियों को हम मात्र 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब हम इसमें चीजों को बहुत क्लोज रखना चाहते हैं, एकदम सिंपल बनाना चाहते हैं। तो ये हो गई। अब आपने पढ़ा होगा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसके बाद जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये 2 टाइप्स की आपको मिलेंगी। और अगर आप व्युत्पन्न राशियों की चर्चा करेंगे तो जो पूर्णतः किस पर निर्भर करती है, मूल राशियों पर। अगर मूल राशियां नहीं होंगी तो व्युत्पन्न राशियों को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब व्युत्पन्न राशियां। या फिर एक बात आप ये भी कह सकते हैं जिन्हें बिना मूल राशियों की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम बोल सकते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो ये 3 टाइप्स की राशियां आप पढ़ेंगे। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। कहने का मतलब ये है इनको जहां पर हमको कोण और घन कोण की बात आती है वहां पर हम इनको रखते हैं। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबसे पहले हम फंडामेंटल की चर्चा करने वाले हैं कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कौन कौन सी होती हैं। और आज इन 7 मूल राशियों की चर्चा हम इस पे करते हैं। आइए देखते हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं 7 प्रकार की राशियों में इनको बांटा गया। मतलब इन 7 को हम किसी और दूसरी राशियों के टर्म में एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस मूल राशियां। तो सबसे पहली जो राशि है वो हो गई आपकी लंबाई यानी लेंथ, फिर द्रव्यमान यानी मास, फिर समय यानी टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर इसके बाद आपका हो गया टेम्परेचर, इसके बाद आपका आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर इसके बाद जो अगला नंबर आता है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 प्रकार की जो राशियां हैं ये मूल राशियां कहलाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप सोच सकते हैं जो हजारों लाखों राशियां हैं उन सबको हम इन 7 मूल राशियों के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा अभी हम मेजरमेंट पे और कर लेते हैं, फिर इसका मात्रक भी बात कर लेते हैं। तो जो मेजरमेंट हुआ हमने आपसे कहा दिस इज ए कंपैरेटिव मेथड। यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो जो मेजरमेंट है उसके दो बेस होते हैं। सबसे पहला बेस हो गया जो मेजरमेंट होगा उसमें 2 चीजें होंगी। एक होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड दैट इज यूनिट। तो ये 2 तरीके का आपका मेजरमेंट में 2 फैक्टर होंगे। ये जो मापन है इसके आपके 2 फैक्टर्स मान लीजिए मिल जाएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आपका मिल जाएगा यूनिट। तो आइए देखते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमको इस डस्टर की लेंथ को मापना है, तो हमने कोई भी एक यूनिट उठाई सेंटीमीटर से या मीटर स्केल से। एक पटरी हमारे पास उसमें सेंटीमीटर के खाने बने हैं, इंच के खाने बने हैं। हमने किसी से भी इसको नापना शुरू किया और नाप लिया। सपोज ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, या फिर 6 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। तो जब 15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई हुई तो
आप जो 15 सेंटीमीटर आपने मापा, तो ये जो 15 है ये इसकी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो सेंटीमीटर हो गया दैट इज यूनिट। तो यूनिट हम किसको बोलेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं। तो स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वेच्छा से हम किसी भी चीज को मानक मानते हैं और उससे हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो स्वेच्छा से चुना गया मानक, किसी भी भौतिक राशि के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक क्या कहलाता है, मात्रक। स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है किसी भी राशि के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। और जो उससे हम कंपैरेटिव तुलना करेंगे, सपोज ये इस बोर्ड की लंबाई हमको मापनी है और हमने मीटर स्केल का सहारा लिया और इसको मापा, तो हमने मीटर स्केल से इसकी तुलना की कि इसमें मीटर या फिर सेंटीमीटर से मान लीजिए, मान लेते हैं। तो जितने सेंटीमीटर ये हुआ उससे हमने तुलना की, जो इसमें सेंटीमीटर है वो कितनी बार शामिल है, तो ये हमको मिल जाएगा दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो यूनिट इज स्टैंडर्ड जिसको हम अपने आप चुनते हैं। स्टैंडर्ड स्वेच्छा से चुना गया एक मानक होता है किसी भी राशि के लिए, जिससे हम हमेशा तुलना करते रहते हैं, तो वो कहलाएगा हमारे पास मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक मात्रक कहलाएगा, और जो जितनी बार वो किसी राशि को मापने में शामिल होगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर कोई भी क्वांटिटी है उसको हमने मापा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दो चीजें आएंगी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू U। तो ये हो गया हमारे लिए मापन। तो किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुने गए मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। यूनिट को हम लोग बोलते हैं मात्रक, और न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं संख्यात्मक मान या फिर आंकिक मान, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये दो चीजें आपके पास होंगी, संख्यात्मक मान और मात्रक। अब जो राशि है, ये ब्लैक बोर्ड की लंबाई हमने मापी, लंबाई एक प्रकार की राशि है, और लंबाई को जब हमने मापा तो इसमें दो चीजें हैं। मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई जो है वो 2 मीटर की है, तो जब ये 2 मीटर की लंबाई इस बोर्ड की है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 हो गई और यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने में दो चीजें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, ये दो चीजें आपको मिलेंगी। अब इसके बाद ये जो क्वांटिटी है, अगर मान लीजिए अभी मैंने इसको मीटर से मापा था तो इसकी वैल्यू जो ब्लैक बोर्ड की है वो 2 मीटर आई। इसके बाद मैंने इसमें दूसरा पैमाना यूज किया सेंटीमीटर का, तो ये कितनी आएगी, 200 सेंटीमीटर आई। दोबारा मैंने इसको सेंटीमीटर से मापा। मान लीजिए इस बोर्ड को मापने के लिए 2 लोग आते हैं और एक आदमी ये बोलता है कि इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है और दूसरा ये बोलता है कि इस बोर्ड की लंबाई 200 सेंटीमीटर। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। तो कहने का मतलब किसी भी भौतिक राशि के दो चीजें भी हो सकती हैं। मतलब ये जो Q है, ये जब हमने n से मीटर से मापा तो कुछ और था, मतलब U1 मात्रक से मापा तो N1 था, या मीटर से मापा तो 2 है, तो इसको हमने N1 माना और इसको U1 माना। अब इसके बाद जब हमने इसी राशि को U2 मात्रक से मापा, मतलब सेंटीमीटर से मापा, तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो N2 आई। तो Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। जबकि अगर आप देखेंगे तो ये क्वांटिटी दोनों उतनी ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है, जो सवाल आपकी परीक्षा में हो सकता है, बन सकता है कि Q बराबर NU है और Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2 है। तो अगर आप देखेंगे एक बार जब हमने मापा तो 2 मीटर और दूसरी बार हमने मापा तो 200 सेंटीमीटर की ये वैल्यू जो आई है। तो आप देखेंगे कि जब हम यूनिट को छोटा करते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है, और जब हम यूनिट को बड़ा करते हैं तो क्या होता है, इसकी यूनिट को बड़ा करते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू घटती है। मतलब कहने का ये हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब अगर आप यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट को घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। मींस
ये दोनों चीजें एक दूसरे के जस्ट उल्टी होती हैं। अगर आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा संबंध होता है, तो आप बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। किसके किसके बीच में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में। तो ये हमने डिसाइड किया। अच्छा, अब हमने ये कहा कि किसी भी राशि को मापने के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे जिसको हम लोग यूनिट बोलेंगे या फिर मात्रक बोलेंगे। तो ये इतनी राशियां, 7 मूल राशियां हमने बनाई और इन 7 मूल राशियों को मापने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक एक स्टैंडर्ड देना पड़ा। और जब हमने एक एक स्टैंडर्ड दिया तो इनके मात्रक डिसाइड हुए। तो इनके क्या क्या मात्रक डिसाइड हुए हैं, इनके क्या क्या मात्रक डिसाइड हुए हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये यहां तक की बातें हो चुकी हैं और जो यूनिट है वो इनकी क्या क्या रखी गई है इस पे चर्चा करते हैं। तो कई सारे सिस्टम समय दर समय आते गए और बनते गए। तो मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और आज क्योंकि अब ये राशियां यहीं पर लिखी जा चुकी हैं तो हम इनके ये बात कर लेते हैं कि जो इनके एसआई यूनिट हैं वो किस तरीके से आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके लिए जो यूनिट डिसाइड की गई है एसआई यूनिट, ये जो यूनिट डिसाइड की गई है एसआई यूनिट, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के लिए, लेंथ मतलब लंबाई के लिए हमने डिसाइड किया है यूनिट, दैट इज मीटर। इसके बाद अगला जो होगा मास, मास के लिए यूनिट जो हम यूज करेंगे दैट इज किलोग्राम। तो मास के लिए जो एसआई यूनिट यूज होगी वो किलोग्राम यूज होगी, जिसको आप हिंदी में द्रव्यमान बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद टाइम, टाइम मतलब समय, समय को मापने के लिए हमने जो यूनिट डिसाइड की है दैट इज सेकेंड। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इसको मापने के लिए जो हमने यूनिट बनाई है दैट इज एम्पियर। तो विद्युत धारा को हम मापेंगे एम्पियर के साथ। और इसके बाद जो टेम्परेचर होगा यानी ताप, ताप को मापने के लिए हमने जो यूनिट बनाई है दैट इज केल्विन। तो ताप को हम मापते हैं केल्विन के साथ। और फिर इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला से। और फिर अगला जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम यूज करते हैं मोल। तो ये 7 मूल राशियां हैं और इनके ये 7 मात्रक हो गए। अब इनका जो सिंबल होता है कि किस सिंबल से हम किसको दर्शाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सिंबल का मतलब होगा प्रतीक, यूनिट का मतलब होगा मात्रक, और ये भौतिक राशि। तो मीटर को दर्शाने के लिए हम स्मॉल एम का यूज करते हैं, किलोग्राम को दर्शाने के लिए हम केजी का यूज करते हैं, सेकेंड को दर्शाने के लिए हम एस का यूज करते हैं, एम्पियर के लिए हम बड़े ए का यूज करते हैं। मात्रकों को जब प्रतीक में व्यक्त करते हैं तो हमको सबसे बड़ा ध्यान जो देना होता है, अगर कोई भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और अगर कोई भी मात्रक इस तरीके से है तो उसको हम स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त करते हैं। केल्विन के लिए हम कैपिटल के का यूज करते हैं, और कैंडेला के लिए हम सीडी का यूज करते हैं, और मोल के लिए MOL पूरा यूज करते हैं। तो ये इनके प्रतीक हैं। कोई भी मात्रक
अगर हमको मीटर लिखना है तो हम इस तरीके से ना लिख करके स्मॉल अगर पूरा पूरा लिखेंगे तो METER पूरा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। किलोग्राम है तो किलोग्राम जब हम पूरा लिखेंगे तो सारे अक्षर हमारे किसमें होने चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए। और वैज्ञानिक के नाम का भी अगर है तो भी हम पूरा लिखते समय एम्पियर यू लिखेंगे, और अगर सिर्फ हमको सिंबल देखना है तो हम कैपिटल ए लिखेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी हमारी 7 मूल राशियां और उनके मात्रक। इसके बाद जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी होंगी, तो हम इधर उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी मतलब पूरक राशियां, वो 2 हैं हमारे पास, उनको यहां पर देखते हैं। सबसे पहली जो राशि हो गई, तो अब तक आपने देखा कि 7 प्रकार की मूल राशियां हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हम बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब पूरक राशियां, ये जो पूरक राशियां हैं ये 2 आपको मिलती हैं। पहली जो क्वांटिटी हुई उसको हम बोलते हैं कोण यानी एंगल, और दूसरी जो क्वांटिटी है दैट इज घन कोण यानी घन कोण का मतलब सॉलिड है। तो ये 2 तरीके की क्वांटिटीज आपको पूरक राशियों के रूप में मिलती है। तो कोण की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगा दैट इज रेडियन, और इसका सिंबल जो आप यूज करेंगे दैट इज स्मॉल RAD, और घन कोण इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा आपका स्टेरेडियन, और इसके लिए जो आप यूज करेंगे मात्रक वो हो जाएगा आपका SR। तो ये 2 प्रकार की क्या होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो टोटल 7 हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 हमारे पास हो गई सप्लीमेंट्री यानी पूरक राशियां। अब इसके बाद बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से आपके मात्रक के सवाल भी बनते हैं, तो उसकी बात करते हैं दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत सारी हो सकती हैं, जितनी आप चाहें उतनी डिराइव कर सकते हैं, और हम उनके लिए इन्हीं 7 राशियों की सहायता लेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है यानी व्युत्पन्न राशियां वो कौन सी होती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब व्युत्पन्न राशियां। तो इन व्युत्पन्न राशियों की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत सारी हो सकती हैं। वे राशियां जिनको हम किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, मूल राशियों की सहायता से। तो वे राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है या जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो ये इनकी संख्या अनिश्चित है, बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, और ये क्षेत्रफल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्षेत्रफल को अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर हो गया एरिया। तो जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास हो गया। अब लेंथ एक प्रकार की लंबाई है और चौड़ाई को भी हम एक प्रकार की लंबाई मान सकते हैं। मतलब लंबाई को मापने के लिए हमने यूज किया मान लीजिए मीटर, चौड़ाई को मापने के लिए हमने यूज किया मीटर। तो इसका जो मात्रक हो गया दैट इज मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर आप बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने ये
लंबाई जो है ये मूल राशि थी, चौड़ाई भी लंबाई ही है एक प्रकार की, तो वो भी मूल राशि है। तो इस क्षेत्रफल को पाने के लिए हमने क्या किया, मूल राशि की सहायता ली। तो और जो मात्रक इसका बना वो भी जो मूल राशि में लंबाई का होता था उसी का वर्ग बना। तो कहने का मतलब ये हो गया एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर आपके पास फार्मूला होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम इसको मापने के लिए जो यूज करते हैं डिस्टेंस इनटू टाइम को, दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। और इसी तरीके से आप अगर अगली राशि को देखेंगे तो हो जाएगा चाल, इसी से बना सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी को मापने के लिए खैर हम यूज करते हैं, यहां से यहां तक हम चल करके गए तो हमने किस चीज का यूज किया, मीटर का, मीटर स्केल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा चाल, चाल इसलिए इसको पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, और दूरी को हमने मापने के लिए मीटर का यूज किया और समय को मापने के लिए हमने सेकंड का यूज किया। तो चाल का जो मात्रक हो गया दैट इज मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाल स्पीड का जो मात्रक हमने बनाया मीटर पर सेकंड और इनटू टाइम, मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। अब ये जो मीटर पर सेकेंड है, टाइम का जो मात्रक हमने लिया दैट इज सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड का कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा मीटर। तो दूरी का जो मात्रक हो जाएगा आपका मीटर, चाल का जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसी कड़ी में आप देखेंगे बल को, तो जो फोर्स होता है वो किस, उसका मात्रक जो है हम किस प्रकार पाएंगे। तो जो फोर्स है, फोर्स मतलब बल, बल के लिए हम क्या करते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा त्वरण। तो बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को हम मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किलोग्राम इनटू त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग, वेलोसिटी की चर्चा कर लेते हैं अगर, तो वेलोसिटी यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम मापते हैं मीटर से और टाइम को हम मापते हैं सेकंड से। तो वेलोसिटी का जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं दैट इज न्यूटन। तो ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप जितनी भी राशियां चाहें उतनी राशियों के मात्रक आप निकाल सकते हैं। तो अगर सवाल आता है, जैसे मान लीजिए आपको 4-5 क्वांटिटीज दी गई और पूछा गया कि इसमें से कौन सी मूल राशि नहीं है, तो मुझे लगता है अब आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और इसके बाद किसी भी क्वांटिटी का मात्रक अगर डिराइव करना है तो भी आप बता पाएंगे कि इसका मात्रक क्या होगा इतने चीजें देखने के बाद। अब जो इसके कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और आप किन किन चीजों का उपयोग करके इसको विस्तृत बना सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये टॉपिक कंप्लीट होने पर, ये टॉपिक लगभग कंप्लीट है, तो इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम आपको इसकी अगली सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। और उसके जस्ट बाद हम ये देखेंगे कि जो व्युत्पन्न जो राशियों का डिफरेंट टाइप है अलग उत्पत्ति के आधार पर, जिस ये हमने चर्चा की उत्पत्ति के आधार पर की, और फिर इसके बाद दिशा के आधार पर की हम बात करेंगे और थोड़ा सा इसको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं यहाँ से तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और गारंटी देता हूं अगले लेक्चर में जब आप इसके क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप अपने आप आंसर दे पाएंगे। तो ये इतनी चीजें थी। और इसके बाद किसी ने ये वीडियो के कमेंट में पूछा था पिछली वीडियो के
कि इसमें कितना, कौन सी क्लास का वेटेज रहने वाला है, तो आप देखेंगे तो लगभग 40 से 45% जो आपके पेपर में आने वाला है वो क्लास 10th तक के लेवल का आने वाला है, और फिर इसके बाद लगभग 40 से 45% ही आपका क्लास 12 तक का लेवल आने वाला है, और फिर इसके बाद जो बचा हुआ 10% है वो जो लेवल आएगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो आपको इस तरीके से अपनी साइंस को प्रिपेयर करना है कि उसमें ये तीनों चीजें आनी चाहिए। जो वेटेज रहने वाला है वो 9 से 10 तक का, लगभग 40 से 45% का, और फिर जो 11-12 का वेटेज आने वाला वो भी 40 से 45% का। ग्रेजुएशन के बहुत कम सवाल आपको देखने को मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल के, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो ये तीन चीजें आपको कम से कम इतने हद तक प्रिपेयर करनी है, और यकीन मानिए अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं 40-45% इसको, 40-45% इसको, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर होने वाला है। और हम पूरी तरीके से आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी हमारे पास कंटेंट होगा हम आपको उसको बहुत ही जल्द से जल्द पूरी तरीके से डिलीवर करेंगे, और कुछ इस मेथड से आपको डिलीवर करेंगे कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होगी। और आपके लिए क्वेश्चंस का जो सेशन होगा, आप लेक्चर देखने के बाद जब देखेंगे तो आप खुद ही फील कर पाएंगे कि आप कितने सारे सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको क्वेश्चंस का भी सेशन देते रहेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।